तो आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं न्यू थिंकर्स एंड न्यू फेथ्स के बारे में, जो कि हमारी तमिलनाडु की एनसीईआरटी से रिलेटेड है। ठीक है। यहाँ पर न्यू थिंकर्स एंड न्यू फेथ का मतलब ये है, देखो, एक एरा ऐसा आया। कौन सा एरा था ये? 6th सेंचुरी बीसी का एरा था। सारी चीजें लिखते चलना, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाते चलना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो 6th सेंचुरी बीसी का जो एरा था, इस एरा में हुआ क्या, बड़ी सारी नई नई डेवलपमेंट हो रही थी। थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को पास्ट की तरफ लेकर जाऊं, वैसे तो आप तीनों को इतना ज्ञान है इस चीज के बारे में। इंसान ने शुरुआत करी थी अर्ली हिस्ट्री से, प्री हिस्टोरिक एज से। ठीक है। उसके बाद इंसान थोड़ा सा होशियार हुआ, मानव सभ्यता इवॉल्व हुई, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, रिलीजन, ज्वेलरी, ट्रेड, ये सब कुछ डेवलप हुआ। और इंसान पहुंचता है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे स्पेसिफिक में रहता हूं, हड़प्पन सिविलाइजेशन तक। ठीक है। या फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन, या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, या चाइनीज सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन के जमाने में इंसान पहुंचा। उसके बाद स्पेसिफिकली अगर मैं इंडिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करूं, तो यहां पर एक नई चीज डेवलप हुई जिसको हम लोग कहते हैं लोहा, आयरन। आयरन ने इस सबकॉन्टिनेंट का रंग और रूप, दिशा और दशा बदल के रख दी। कशिश, जरा एक बारी समझाओगे इन लोगों को कैसे आयरन की डेवलपमेंट की वजह से क्या क्या चीजें अच्छी हुई, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर करा था, आयरन क्यों? अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं सबको, आयरन की भी जो बात है ना, वो 6th सेंचुरी बीसी में आता है आयरन। ठीक है। अब कशिश जरा इनको बताओ कि आयरन की डेवलपमेंट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों थी। और दूसरा क्वेश्चन ये भी बताओ इनको कि क्या आयरन हड़प्पा में मिलता था कि नहीं मिलता था, प्रिलिम्स का फैक्ट। नहीं था। तो दिवजोत, अलंकृता, ये चीज याद रखना, हड़प्पा के अंदर देयर वॉज वेरियस मेटल्स अवेलेबल, बट आयरन वॉज स्टिल नॉट डेवलप्ड इन हड़प्पा। नहीं जानते थे, देवर नॉट अवेयर। डेवलप्ड क्या मतलब, वो खुद थोड़ी ना बनाएंगे। ठीक है, ये तो नेचुरल मिलने वाली चीज है, एक एलिमेंट है अर्थ का। देवर नॉट अवेयर, कहने का मतलब है कि स्टिल इट वाज नॉट फाउंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। उस टाइम पर लोहा जैसी कोई चीज नहीं मिली थी। अब कशिश जरा रेलेवेंस समझा दो मुझे, या अलंकृता आप बता दो जरा इन सबको कि आयरन की डेवलपमेंट ने कैसे इस इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हेल्प करी, रूलर्स की दिशा और दशा बदल के कैसे रख दी, जल्दी बता दो। वेरी गुड, आराम आराम से, आराम आराम से, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। टूल्स बनने लग गए, अच्छे अच्छे, ठीक है। तो दिवजोत, कशिश, ध्यान देना, टूल्स बनने लग गए, ठीक है, आयरन की वजह से। और वही एक चीज रिलेटेड है। ठीक है, वही चीज रिलेटेड, टूल्स बने तो आर्मीज की हेल्प हो गई। और वेरी गुड, ठीक है, आयरन प्लो वगैरह यूज होने लगे। ठीक है, खुरपियां वगैरह जो वो नहीं होते, फावड़े, खुरपियां, दिवजो समझते होगे इनका मतलब आप, है ना। खेती बाड़ी में होता क्या था उस जमाने में, 6th सेंचुरी बीसी से पहले, मैं थोड़ा सा कंटेक्ट दे रहा हूँ तब जाके ये चैप्टर समझ में आएगा। आप कहोगे ये सब आयरन की डेवलपमेंट क्यों समझा रहे हो, अपने आप देखना, इसकी बहुत रेलेवेंस है। ठीक है। 6th सेंचुरी बीसी सबसे रिमार्केबल इंपॉर्टेंट इवेंट है। मेरी हिस्ट्री की क्लासेस ऐसी होती है, मैं डेट में बिलीव नहीं करता। हिस्ट्री जिसको लर्न करनी है तो डेट लेकर मेरे पास मत आओ। ठीक है। डेट से हिस्ट्री लर्न नहीं होती, कहानी से लर्न होती है। जस्ट एक इवेंट जैसे हमारे लाइफ में होता है ना कशिश, बहुत बार, है ना, फर्स्ट रिलेशनशिप, फर्स्ट एनिवर्सरी, फर्स्ट डेट, तो वो तारीखें तो याद रहती कि नहीं रहती, चाहे भले किसी का बर्थडे याद रहे ना रहे, बेस्ट फ्रेंड के कहीं जाना है, खुद का बर्थडे याद ना रहे, लेकिन कुछ इवेंट्स तो ऐसे होते हैं ना कशिश हमारी लाइफ के अंदर जो हमें याद रखने पड़ते हैं। ऐसे हिस्ट्री के अंदर 6th सेंचुरी बीसी इज अ वेरी रिमार्केबल इवेंट। ठीक है। नो टीयर्स कशिश, जस्ट कंटिन्यू द डिस्कशन। ठीक है। तो 6th सेंचुरी बीसी के टाइम पर हुआ क्या, यहाँ पर आयरन की डेवलपमेंट हुई, जैसा कि अलंकृता ने बोला, वेरी इंपॉर्टेंट, सही बोला उसने बिल्कुल। टूल्स डेवलप हुए, टूल्स की वजह से वेपन्स, आर्म्स, एमिनेशन, जैकेट्स वगैरह डेवलप हुई, जिसकी वजह से आर्मीज को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। इसके अलावा अलंकृता रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी ब्रिलियंट पॉइंट, कि एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। अगर ये कल को क्वेश्चन आ जाए ना छोटे छोटे एग्जाम्स के अंदर, कि हाउ डिड डेवलपमेंट ऑफ आयरन या फिर इन्वेंशन ऑफ आयरन हेल्प द एग्रीकल्चर, या एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को प्रॉस्परस करने में कैसे हेल्प हुई उसकी। तो यहां पर ना जब आयरन डेवलप हुआ ना, दिवजोत, कशिश, अलंकृता, ध्यान से सुनना, इसका मतलब कुछ टूल्स डेवलप हुए खेती बाड़ी से रिलेटेड। दीज टूल्स वर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। 6th सेंचुरी बीसी से पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पूरा रंग रूप, इट वॉज लाइक फॉरेस्टेड रीजन था, ये जंगल जंगल काफी ज्यादा थे। ठीक है। उसके बाद इन लोहे के टूल से इन फॉरेस्टेड रीजन्स को क्लियर करना काफी ज्यादा आसान हो गया, जंगल की कटाई करना काफी आसान हो गया। जंगल की जब कटाई होने लग गई, तो इंसानों ने एक तरीके से
इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बड़े सारे प्लेन रीजन्स में, जो कि ज्योग्राफी में जिसको प्लेन्स कहते हैं ना, प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, तो प्लेन रीजन्स में उन्होंने एक तरीके से खेती बाड़ी करना शुरू करी, क्योंकि वो फॉरेस्ट को क्लियर करने के बाद एक तरीके से बन गए थे फ्लैटलैंड। और जहां पर इतने सालों तक जंगल थे, तो डेफिनेटली उधर की जो मिट्टी थी, जो सॉइल थी, वो बहुत ज्यादा फर्टाइल थी। इट वॉज वेरी फर्टाइल। तो एग्रीकल्चर प्रॉस्परस होता चला गया। जब एग्रीकल्चर प्रॉस्परस होता है, लास्ट 2 मिनट्स में मैं इस चीज को समझा रहा हूं, जो कि प्रीवियस डिस्कशंस में हमने कवर कर रखा है। दिवजोत, आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी इससे, आज पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। जस्ट गिव मी 120 सेकेंड्स, इसके बाद हम इस चैप्टर पे स्ट्राइक करेंगे, पूरी कहानी क्लियर। जैसे ही एग्रीकल्चर डेवलप होता है, नाउ अब ध्यान से सुनना मेरी बात आने वाले 2-3 मिनट के लिए। जैसे ही एग्रीकल्चर डेवलप होता है, हमेशा से इंसान, कोई भी इंसान हो, आप पैदा हुए हो, आपकी बेसिक नीड्स क्या होती हैं? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है खाना। अगर आपको खाने की व्यवस्था करने के लिए जुगाड़ ना लगानी पड़े और आपको ये दिमाग में आ जाए कि मुझे मेरा खाना मिल पा रहा है, कहने का मतलब है जस्ट चेंज द कंटेक्स्ट। अगर आप किसी पीजे में रह रहे हो, आपको पता है कि आपको खाना खुद से नहीं बनाना पड़ेगा, खाना आपका इंतजाम हो जाएगा तीनों टाइम का। सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग आपकी प्रिपरेशन में जो चीज हो सकती है, वो हो सकता है खाना बनाना, अगर आप पीजी में रह रहे हो। लेकिन खाने की व्यवस्था अगर आपकी हो जाए, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं अपनी मम्मी से आपको बनवा कर दे दूंगा, या फिर हम कोई मेस वाला ढूंढ लेंगे, या फिर आपने कोई बाई लगा ली खाना बनाने के लिए, कुछ भी है, अगर आपका खाने का एक बारी इंतजाम हो गया, देन दैट मीन्स आपका माइंड और आपकी जो साइकोलॉजी है ना, वो स्टेबल हो गई। अब स्टेबल कैसे हो गई? नाउ यू कैन लुक इनटू वेरियस अपॉर्चुनिटीज। पहले क्या था, सिर्फ एक ही चीज पर, यार आज खाने का इंतजाम कैसे होगा, आज रैबिट पकड़ कर लाना है, आज डियर पकड़ कर लाना है, आज जंगलों से फ्रूट्स वगैरह मिल पाए, आज बारिश हो रही है तो लकड़ियां गीली हो गई, आज खाने का इंतजाम पता नहीं कैसे होगा। तो इंसान उस जमाने में सिर्फ खाने को लेकर ही, सर्वाइवल को लेकर ही चिंतित रहता था। जैसे ही खेती बाड़ी डेवलप हुई, इंसान के पास खेती बाड़ी डेवलप होने के बाद हुआ क्या, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, खेती बाड़ी डेवलप होने के बाद हुआ क्या, उसको एक तरीके से साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिल गई कि अब मेरे पास जो एग्रीकल्चरल मेरी जो प्रोडक्टिविटी है, वो मुझे एक तरीके से साइकोलॉजिकल मेंटल स्टेबिलिटी देगी कि यस, आई हैव इनफ फूड टू एंश्योर माई एंड माई फैमिली सर्वाइवल। नाउ आई कैन लुक इनटू अदर थिंग। और आयरन की वजह से ये चीज पॉसिबल हुई थी। फिर आयरन की वजह से ही एनिमल्स को मारना इजी हुआ, आयरन की वजह से ही जंगलों को इजी हुआ क्लियर करना, आयरन की वजह से ही टूल्स को शार्प करना इजी हुआ, आयरन की वजह से ही जो चीजों को पैनी करना, जैसे घर है, पहले वो कैसा भी करके बना दिया। फिर आप समझो जैसे एक ये लकड़ी है, ठीक है, एक ये लकड़ी है, वुड, पहले ये इंसान इसको काट रहा है तो ऐसी शेप में आ रहा है, फिर उसके बाद एटलीस्ट इंसान समझ गया कि इसको मैं एक तरीके से शार्प एज टूल दे सकता हूं, जिस जो मेरे या हंटिंग के काम आ जाएगा, या फिर अगर मुझे कोई घर वगैरह बनाना है तो उसके काम आ जाएगा। धीरे धीरे करके आयरन ने इतनी हेल्प कर दी इंसान की कि फिर हुआ क्या, इंसान अपनी खेती बाड़ी को एक्सपेंड करता चला गया। जब वो अपनी खेती बाड़ी को एक्सपेंड करता चला गया, तो हुआ क्या, फिर उसे लगा कि यार क्यों ना इसके पास ज्यादा खेत है, ये पर्सन ए है, इसको लगा बी के पास ना ज्यादा खेती बाड़ी है, तो क्यों ना इसके खेत वगैरह हड़प लिए जाएं। हड़पने की वजह से हुआ क्या, दोनों के बीच में छोटे छोटे वॉर्स और बैटल्स होते थे। वॉर्स और बैटल्स हुआ तो किंगडम डेवलप हुए, एम्पायर्स डेवलप हुए। कुल मिलाकर किंग और क्वीन का कंसेप्ट यहां से इमर्ज होकर आया, और इंडिया में पहली बार हमें फर्स्ट एम्पायर देखने को मिलता है, विच केम टू बी नोन एज द मौर्यन एम्पायर। धीरे धीरे करके जो किंग्स वगैरह प्रॉस्पेरस होते चले गए ना, आयरन की वजह से कि हमें लड़ना है, उसकी खेती बाड़ी पे कब्जा करना है, और ज्यादा से ज्यादा खेती बाड़ी पे कब्जा इंसान उस टाइम पर क्यों कर रहा है, ताकि अपने मासेस का, सिटीजन्स का, मासेस का मतलब होता है सिटीजन्स, ये वर्ड का मतलब होता है, मास का मतलब होता है सिटीजन्स, ठीक है, उनका वेलफेयर इंश्योर करवा सके। तो सामने वाले के रीजन्स पे भी कब्जा हो जाएगा, और जब फूड इंश्योर है तो हमारी आर्मी सामने वाले से ज्यादा बेटर तरीके से लड़ पड़ेंगी। कल को और किसी से हायर युद्ध लड़ना है, तो पहले हमारे पास खेत सिर्फ ए था, फिर उसके बाद हमारे पास बी आ गया, सी आ गया, हम एक तरीके से एक्सपेंशनिस्ट बन गए हैं। उसके बाद हुआ क्या, कंसेप्ट आता है जनपद का। जनपद स्ट्रांग होते हैं, 16 महाजनपद आते हैं, 16 महाजनपद में से एक पावरफुल रूलर निकलता है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, और वो फाउंड करता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पहला एम्पायर, मौर्यन एम्पायर। अब समझ गए दिवजोत, कशिश, अलंकृता, कि एक लोहे की डेवलपमेंट ने कहां से कहानी कहां पहुंचा दी। आयरन इतना इंपॉर्टेंट था। तो जो मैं कह रहा था ना कशिश, लाइफ में बड़े सारे ऐसे इवेंट होते हैं, रिलेशनशिप टाइप्स, जिनकी डेट याद रखनी पड़ती है, तो ऐसी हिस्ट्री के अंदर द वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इज 6th century BC।
बताओ मुझे कोई दिक्कत लगी? देवजोत फिर से एक्सप्लेन करूं कुछ? नहीं नहीं, इतना आ गया समझ। चलो, समझदार तो आप हो ही, बिल्कुल आएगा समझ में। आगे बात करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग के बारे में। देखो, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग क्या, जब इंसान ना धीरे धीरे इतिहास में आगे बढ़ता रहता है, थोड़ा सा समझना, ये थोड़ी सी ना फिलोसफिकल बात है, देखो समझने की कोशिश करना। सॉरी। इंसान जब धीरे धीरे हिस्ट्री में आगे बढ़ता चला गया, किसी भी देश की, किसी भी रीजन की वो हिस्ट्री हो, जब इंसान की प्रोग्रेस होती चली गई, उसने वॉर करा, उसने बैटल करा, कुल मिलाकर उसने प्रोग्रेस पाई और वो किंग बना या फिर क्वीन बनी। ठीक है, ये सब चलता रहता है। लेकिन हिस्ट्री हिस्ट्री में ना एक ना चेन पकड़ी गई है, जैसे मतलब मान लो कि ये चीज अगर ऐसे 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 चलती है ना, तो एक फिक्स्ड एक पैटर्न पकड़ा गया है हिस्ट्री के अंदर। समझने की कोशिश करो इसको। ये वाली बात ऐसी है कि लोग डायरेक्टली चैप्टर पे जंप कर जाते हैं, लेकिन उनको ये चीज पता नहीं होती। आप तीनों चीज को समझने की कोशिश करो, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो सीख जाओ। एक पैटर्न क्या पकड़ा गया, कौन से पैटर्न की बात कर रहा हूं? जब भी इस दुनिया में बोझ बढ़ जाता है ना, इंसान के द्वारा कर्म जो होते हैं, जब वो बहुत ज्यादा नेगेटिव रूप ले लेते हैं, जब हर जगह तबाही मच जाती है, तो कहते हैं ईश्वर ना किसी फॉर्म में जन्म लेता है और इंसानों की समस्या को खत्म करता है, उसको एक नया डायरेक्शन दिखाता है, उसको एक नई दिशा दिखाता है। अब आप कहोगे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं यार आप तो, मतलब संत महात्माओं वाली बातें कर रहे हो, क्योंकि चैप्टर भी संत महात्माओं के बारे में ही है। वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्धा। ठीक है, बुद्धा को हिंदुज्म के अंदर विष्णु का अवतार समझा जाता है। ठीक है, सिमिलर गोज फॉर महावीर एंड जैनिज्म। पढ़ाऊंगा मैं आगे ये चीज, चैप्टर के बियॉन्ड भी जाके इसको डिकोड करेंगे ताकि इंटरव्यू में बोलने के लिए पॉइंट्स रहे। लेकिन अभी के लिए आपके लेवल के हिसाब से बिल्कुल बेसिक तरीके से एबीसीडी करते हुए हम सिर्फ अभी इतना जान लेते हैं। एक पैटर्न क्या देखने को मिलता है कि जब यहाँ मान लो कि ये जो, जैसे मतलब मान लो मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं रेड कलर यूज कर रहा हूँ। जब ये नीचे ना पाप का घड़ा जब बढ़ने लग जाता है इंसानों का, मान लो कि इंसानों ने यहाँ पर वॉर करा, उसने बैटल करा, कई सारे बच्चों को, बीवियों को, किसी युद्ध के अंदर वो विधवा हुई, कोई राजा जो है वो हद से ज़्यादा अपनी पावर जो है वो आर्बिट्रेरीनेस में दिखाकर एंजॉय कर रहा है। तो एक तरीके से पृथ्वी का बोझ जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है ना, इंसान को एनवायरनमेंट की कवर नहीं है, उसको नदियों की कवर फिक्र नहीं है, उसको एक तरीके से फ्लोरा एंड फोना, ठीक है, फ्लोरा एंड फोना की कदर नहीं है। होगा क्या इस टाइम पर, ऐसा माना जाता है, इतिहास में देखा गया है ऐसा, कि कुछ इंसान इतने ज्ञानी हो जाते हैं जो कि हमारे बीच आकर रहने लगते हैं, उनको गॉड ने किसी स्पेशल पर्पस से भेजा होता है। या तो वो गॉड के द्वारा भेजे गए मैसेंजर होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मसीहा, या वो खुद एक भगवान के अवतार होते हैं। ये चीज आपको अब प्रूफ के साथ मैं बता देता हूं। सबसे पहले इंडियन कॉन्टिनेंट में ये चीज देखी गई 6 सेंचुरी बीसी के अंदर, जब वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। इस टाइम पर सिर्फ यही नहीं कि हिंदुस्तान में ये वाली, ये तो हिंदुस्तान की कहानी हो गई, 6 सेंचुरी बीसी में और भी जो क्या कहते हैं दूसरी कंट्रीज हैं, उनमें ये एरा इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है, कशिश, अलंकृता और दिवजोत, कि जैसे हमारे यहाँ क्या हो रहा था, जैनिज्म और बुद्धिज्म का जन्म हुआ वर्धमान महावीरा की वजह से और गौतम बुद्धा की वजह से। लेकिन इसके साथ साथ और भी कंट्रीज थी, जैसे ईरान में, ईरान में कौन आए थे? अलंकृता, 12th क्लास में हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, क्या नाम था उनका, किसने जन्म लिया था? हाँ, ठीक है, जोरोआस्टर ने, जोरोआस्टर, ठीक है, जोरोआस्ट्रियनिज्म इन्होंने फाउंड करा था। चाइना के अंदर एक पर्सन यहां पर बॉर्न हुआ था जिसका नाम था, अलंकृता, एनी आइडिया? एनी आइडिया? वेरी गुड, कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस को हम लोग दिवजोत और कशिश, हम लोग उसको पीएसआईआर में भी पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल थिंकर के तौर पर। ठीक है, और एथिक्स में भी पढ़ेंगे, एथिक्स में आते हैं ना वो कोर्ट्स थिंकर्स वगैरह के, हम पढ़ेंगे, अभी छोड़ दो। लेकिन इस टाइम पर आप ना एक बारी चैप्टर के ऊपर बढ़ने से पहले एक पकड़ बनाने की पहले कोशिश करो। मैं आपको बता क्या रहा हूँ, मैं अभी चैप्टर के ऊपर बात ही नहीं कर रहा, बाहर में जान दो अभी इन सब इन्फॉर्मेशन को क्या लिखा हुआ है। आप चीज को पकड़ने की कोशिश करो। जब जब इंसान ना बहुत ज्यादा आतंकी हो जाता है, पृथ्वी पे बोझ बढ़ जाता है, वो अपने आप को सर्वव्यापी समझने लग जाता है कि मैं ही खुदा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही
मैं अगर पीएम हूं तो मैं सब कुछ हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं तो सब कुछ हूं, मैं अगर आईएएस बन गया तो भाई अब कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस तरह की मेंटेलिटी वाले जब क्रोध विनाश हर जगह बढ़ जाता है, ईश्वर ने आज धरती पर जन्म लिया है या फिर अपने जैसे गुणों वाले मैसेंजर्स को भेजा है, तब इंसान का पाप का घड़ा कम होता है, उसको एक नई डायरेक्शन मिलती है और फिर इंसान मूव करता है भक्ति की तरफ, आराधना की तरफ, पूजा पाठ की तरफ। ऐसा देखा गया है कई बार। देखो, एक तो प्रूफ ये हो गया 6th सेंचुरी बीसी का। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद मामला काफी सारे सालों तक शांत रहेगा, ठीक है, शांत रहेगा और चीजें आगे बढ़ती रहेंगी बढ़ती रहेंगी बढ़ती रहेंगी। उसके बाद आप ये जानते ही हो मेडिवल हिस्ट्री के अंदर भक्ति एंड सूफी मूवमेंट आए थे कि नहीं आए थे, बताओ जरा मुझे। मुसलमानों के अंदर सूफी संत पैदा हुए थे और हिंदुज्म के अंदर ये क्या कहते हैं ये हुए थे। मीराबाई का नाम कितना फेमस है बताओ जरा। तुलसीदास, कालिदास, हैं कि नहीं है ये दिग्गज लोग, बताओ जरा, जिन्होंने एक नई दिशा दी, भक्ति की तरफ एक नया रास्ता बताया, पूजा पाठ ग्रंथ लिखे गए, नई नई कहानियां आई, नई नई स्टोरीज आई भगवान से रिलेटेड। हुआ कि नहीं हुआ? कहीं कहीं लोग जैसे ये दिखा रहे कि उन्होंने अपना सब कुछ बेच बाच कर वो संत बन गए, ये चीज हुई, बिल्कुल हुई। इसके बाद आप जैसे और देखो, यहां पर सिर्फ बात यहां तक लिमिटेड नहीं है, आप और देखो। जब क्षत्रियों को ये लगा कि ब्राह्मण जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा डोमिनेट है और ये जो वर्ण सिस्टम है हम इनमें नहीं मानते, क्यों मानूं भाई। पर्सन कैसे ये लोग डिफाइन करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मैं शूद्र फैमिली में बॉर्न हुआ हूं तो कई लोगों को लगा मेरी क्या गलती इसमें, मैं वैश्य अगर हूं तो क्या गलती मेरी कि मैं क्षत्रिय नहीं बन पाया, ब्राह्मण नहीं बन पाया। मैं ब्राह्मण हूं, किसने मुझे अधिकार दे दिया कि यार मैं सारी तीनों जो वर्ण सिस्टम है उस पर मैं अधिकार जमाऊंगा। तो कई लोगों ने ये वर्ण सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करा और बीइंग अ क्षत्रिय दे फाउंड ए न्यू रिलीजन। और आपको जानकर ताज्जुब होगा अगर आपको नहीं पता है कि गौतम बुद्धा ही वॉज अ क्षत्रिय, वर्धमान महावीरा ही वॉज अ क्षत्रिय, दिवजोत गुरु नानक जी ही वॉज अ क्षत्रिय। अब क्या इन्होंने नई दिशा नहीं दिखाई लोगों को, गुरु नानक गौतम बुद्धा बुद्धिज्म, वर्धमान महावीरा जैनिज्म, गुरु नानक जी सिखिज्म, सबने अपना शरीर अपनी मर्जी से छोड़ा। भक्ति इस प्रकार से दिखाई, भक्ति इस प्रकार से दिखाई इंसानों को कि आज मुझे एक बात बताओ, नहीं है इनके रिलीजियस स्ट्रक्चर क्या, बताओ। आपको एक चीज पता है दिवजोत, विद इन द सुप्रीम कोर्ट डेफिनेशन आप पता है कौन से रिलीजन के अंदर आते हो। अगर आपको जब आप एक तरीके से लीगल स्टेटस जब आपका हो जाएगा ना आईएएस बनने का, आपको पता है ब्रॉडर कैटेगरी आपकी कौन सी रिलीजन की, नैरो नैरो वाइज तो आप डिफाइन कर सकते हैं अपने आपको, यू आर अ सिख। वैसे आपको पता है आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हो, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है आपको, एनी आइडिया, एनी आइडिया। आप बताओ। आप हिंदू हो बाय द डेफिनेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और आपको पता है एक प्रीलिम्स का फैक्ट बता देता हूं, आप सबको एसएससी में क्वेश्चन आ सकते हो, लक्ष्मीकांत में क्रिस्टल क्लियर दे रखा है, कई लोग ऐसी चीजों को तो नहीं पढ़ते हैं। बुद्धिस्ट, जैनास एंड सिख्स आर कंसिडर्ड एज हिंदूज विद इन द डेफिनेशन ऑफ द लीगल डेफिनेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बुद्धिस्ट लोगों को, जैना लोगों को और सिख लोगों को हिंदू कैटेगरी का दर्जा है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बीइंग अ सिख, बीइंग अ बुद्धिस्ट, बीइंग अ जैन, बीइंग अ सिख नहीं जानते वो अपने आप को कि वो हिंदू है। ये चीज वो लीगल है, इसमें बुरा मानने। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको एक मिनट कर दें। हाँ आप बोलो आप बोलो, अब बताओ। बट फिर हर जगह जाके कुछ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन डाउट है। मुझे पता था ये वाला डाउट आएगा आपका, अच्छी बात है कि वो अलंकृता हमसे ये पूछ रही है कि फिर अलग अलग जगह क्यों लिखा जाता है रिलीजन को वो करके। क्योंकि हमारे देश में ना हम लोग एक चीज को एक लिबर्टी देते हैं हर एक पर्सन को, अपनी नैरो रिलीजियस और सोशल आइडेंटिटी को पर्सन रिवील कर सकता है। बहुत एग्जाम्पल, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल देता हूँ अलंकृता, आप समझ जाओगे। हम दोनों प्योर तरीके से ब्राह्मण है ना, पंडित है, मतलब जो हमें दुनिया ने बताया, हमें यूपीएससी एस्पिरेंट ये चीजें कहनी नहीं चाहिए, लेकिन जैसे दुनिया ने बताया आप शर्मा हो मान लो और मैं दुबे हूं, ठीक है, हम लोग ब्राह्मण है। लेकिन ब्राह्मणों के अंदर भी कैटेगरी आती है ना, अगर हम यूपी वगैरह साइड जाएंगे ना तो हो सकता है आपको हमारे पैर छूने पड़े, मुझे आपके पैर छूने पड़े। आपने सुना होगा कानकुब्ज ब्राह्मण, ये ब्राह्मण वो ब्राह्मण, कुछ नहीं है ना। अगर ये डिबेट अगर सीखनी है, जॉली एलएलबी 2 देख लो, वो उससे जब सवाल जवाब करता है कि चलो दो ब्राह्मणों के बीच में विवाद मतलब एक वार्तालाप हो जाए,
फिर वो पूछता है कौन सा गण, कौन सा गोत्र, कौन से क्या कहते हैं वर्ण के अंदर आप हैं, कानकुज ब्राह्मण के अंदर भी विदिन कौन सी कैटेगरी है। तो एक बार बताओ, इतनी सब कैटेगराइजेशन को हमारे ना मतलब रिकॉग्नाइज करा जाता है। सबसे पहले तो आपका आंसर मैंने आंसर कर दिया, ये करा जाता है, लेकिन विद इन द ब्रॉडर कैटेगरी मैंने आपको क्या बोला, मैंने दिलजोत को क्या पूछा कि आप अम्ब्रेला कैटेगरी जानते हो अपनी क्या है, तो अम्ब्रेला कैटेगरी आपकी ये है, लेकिन आप इसको यूज करो ना करो ये आपके ऊपर है दिलजोत। मतलब इसके ऊपर ये नहीं जबरदस्ती आपके ऊपर कोई थप्पा लगा देगा कि आपके फॉर्म के अंदर या आपके आईएएस के कार्ड के अंदर या कुछ लिख कर दे देगा कि ये दिवजोत कौर है, सिख है, एज वेल एज हिंदू है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में कभी कोई आपका केस जाता है, वो भी जाता है रिलीजियस आइडेंटिटी के ऊपर, तो ये चीज ऑलरेडी क्लैरिफाई हो चुकी है दैट यू विल बी रिगार्डेड एज हिंदू, नॉट ओनली यू आर नॉट बीइंग टारगेटेड। इसका लॉजिकल फ्रेमवर्क समझने की कोशिश करते हैं जो मैंने समझा, ठीक है। ये क्यों, इसमें चिढ़ने वाली बात क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोगों के जो पूर्वज थे ना, गुरु नानक जी, जिनसे आपने एक कौर सिंह, ये जो सरनेम अडॉप्ट करे, भाई सिंह लिखता है आप कौर लिखते हो, ठीक है। तो ये जो सिखिज्म आपने चीज अडॉप्ट करी दिवजोत, तो इसमें पता है क्या करा है आपने, आप अगर अपने पूर्वजों के रूट को ट्रेस करो, दे वर क्षत्रिया, ये सारी कैटेगरी क्या है, हिंदू कैटेगरी ही तो है। आप क्षत्रिय थे, आप उसमें मूव कर गए कि नया रिलीजन बनाऊंगा मैं, लेकिन नया रिलीजन बना, उस चीज की रिस्पेक्ट है सुप्रीम कोर्ट को, ये लिबर्टी दे रखी है आर्टिकल 25 टू 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर। लेकिन कैटेगरी तो आपकी जड़ें तो हिंदू की है ना, ये जो वर्ण कैटेगरी है हिंदू ही तो है ये सब, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। नैरो सोशल आइडेंटिटी आपकी क्या है, आप क्षत्रिय थे, लेकिन क्षत्रिय को भी मानने से आपने इसलिए रिजेक्ट कर दिया आपके पूर्वजों ने, क्योंकि उनको ये था वर्ण सिस्टम में यकीन ही नहीं भाई साहब हमारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक चीज को रिकॉग्नाइज ये करता है कि ठीक है जी आपका वो नहीं था, यकीन नहीं था, लेकिन रूट्स को अगर हम लोग देखें तो रूट्स ऐसे भी नहीं कि बहुत ज्यादा पुराने हैं। गुरु नानक जी को रूबरू होते हुए देखा है लोगों ने, 550 या समथिंग लाइक साल ही हुए हैं उनको, ठीक है, उनके साथ रहे हैं लोग, साईं बाबा के साथ रहे हैं लोग यार, प्रूफ है महाराष्ट्र में कई सारे लोगों के। ये लोग तो मतलब लोग इनके सामने रहे हैं ना, और इनको चमत्कार करते हुए भी देखा है। जैसे कशिश गुरुजी की बात कर लो, दिल्ली में जो है छतरपुर में, कई लोग नहीं देखा क्या, वीडियोस नहीं है उनकी क्या। लेकिन यही वाली चीज अगर मान लो कैमरा वैमरा नहीं होते, कुछ नहीं होते, और आज से 500 साल वाले 500 साल के बाद हम बात कर रहे होते, तो हम बोलते कि एक इंसान आए, और गुरुजी को किसका रूप मानते हैं लोग, मतलब वो करके ऐसे बताओ, शिव जी का रूप मानते हैं, है ना, मानते कि नहीं मानते हैं, ये चीज है। तो यहां पर जब भी इंसानों का बोझ पाप वगैरह बढ़ जाता है, तो हमेशा ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर एक नया इंसान जन्म लेता है, जो कि एक लोगों की थॉट को, वेव को, बिलीफ को एक नई दिशा देने का काम करता है। यहां तक प्रूफ अगर क्लियर नहीं हुए ना, लास्ट प्रूफ दे दे तो क्लियर हो जाएगा। 18th सेंचुरी तक यूरोप में ना हड़कंप मचा हुआ था, 1780 सेंचुरी तक यूरोप में हड़कंप मचा हुआ था कि क्या चीज है। बल्कि अगर मैं इसका ट्रेस करूं ना रूट, तो ऐसा मान लो, चलो ब्रॉडर कैटेगरी मान लेते हैं, 15 टू 18 सेंचुरी तक हड़कंप मचा हुआ था यहाँ पर, बहुत ज्यादा हौच पौच, यूरोप के अंदर इतनी डेवलपमेंट ये सब होती जा रही है, अमीर गरीब के बीच में फर्क हो रहा है, यूरोप बहुत ज्यादा प्रॉस्परस नहीं था कोई भी करके। लेकिन आप देखो, अब देखो इस वर्ड से रिलेट करने की कोशिश करो, महापुरुषों ने जन्म लिया कि नहीं लिया वहां पर, द एज ऑफ एनलाइटनमेंट एंड रेनेसा जिसको हम लोग कहते हैं, आपने सुना होगा पक्का ये वर्ड का नाम, रेनेसा एंड एनलाइटनमेंट, इन्वेंशन इनोवेशन वाले दिमाग वाले लोग पैदा हुए, दे वर रिगार्डेड एज मसीहा ऑफ जीसस क्राइस्ट, सेंट बाय जीसस क्राइस्ट फॉर अ स्पेशल पर्पस। फिर इंसान गलत ट्रैक पकड़ लेता है, फिर कभी कभार ऐसा बोला जाता है कि वो विनाश की तरफ, फिर दोबारा जब विनाश बढ़ेगा तब दोबारा वो जन्म होगा, फिर इन सारे वो करके महादिग्गजों का। और ये चीज ना भक्ति सूफी के टाइम से हमारे देश में पेंडिंग है, मतलब भक्ति सूफी टाइम जब हुआ था ना मिडिवल इंडिया का, उसके बाद से कोई महापुरुष ने या कोई ऐसी वेव ना, देखो महापुरुष ना ऐसे नहीं होते हैं कि आप कहो कि कोई भी एक गॉडमैन अपने आप को क्लेम करता हुआ आ गया, जैसे वो एक वो सरदार था वो फ्रॉड, और एक ऐसी राम रहीम, या फिर क्या कहते किसी को भी आप जैसे एक मान लो, नहीं, यहां पर मैं एक वेव की बात कर रहा हूं, वेव की बात। वेव मतलब वो चीज ना बहुत लोगों को वो बिलीव होना चाहिए, जैसे भक्ति सूफी जब आया, अलंकृता मुझे एक बात बताओ, मीराबाई के भजन या फिर और भी जितने उस टाइम पर लोग लोग जो थे, ठीक है, तो कबीर, संत कबीर, इन सब की चीजें फेमस हुई कि नहीं हुई, ये क्या सिर्फ एक रीजन, एक लोकेलिटी तक रिलेटेड थी क्या, बताओ जरा, नहीं ना। बुद्धिज्म आज के टाइम में गौतम बुद्धा, दिवजोत मुझे एक बात बताओ, इंडिया में शुरू हुआ था, लेकिन इंडिया में तो आज के टाइम में पॉपुलर है ही नहीं ना। ये जितनी कंट्रीज हैं, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, जापान, चाइना, कितना लोग बिलीव करते हैं यहाँ पर मेडिटेशन और इन सबको। जापान के लोगों ने अपनी उम्र बढ़ा दी है, एवरेज जितना बंदा वहां पर जीता है ना, उसको बढ़ा दिया मेडिटेशन कर करके।
एक गांव है वहां पर, एक बुक है बहुत फेमस, अमेजन पे पढ़ना उसको, इकिगाई, बेस्ट सेलर है वो, इकिगाई, पढ़ी है मेरे है पास। ना? तो वो देखो उसमें कितना लिखा हुआ है, आप उसका पहला चैप्टर पढ़ के देखो, बहुत सारे चैप्टर पढ़ के देखो, इकिगाई वहां पर एक वर्ड है जिसको वो डिफाइन करने की दोस्त कोशिश करते हैं। वो एक वहां पर विलेज के अंदर जाते हैं, एवरेज लाइफ वहां पर जीने की लोगों की 100 से 105 साल है, और वो कुछ नहीं करते, चाय की मतलब वो जो पत्ती लगी होती है उसकी चाय पीते हैं, मतलब उसमें एक बहुत प्यारी लाइन है जिसने मेरे दिल को छू लिया था कि बिकमिंग यंगर व्हेन ग्रोइंग ओल्डर, जवान होते रहो डेली और उम्र बढ़ाते रहो अपनी। जैसे कई लोग क्या कहते हैं, जैसे जब मैंने आपको ट्रेडिंग वगैरह सिखाई, तो मैंने आपको क्या बोला, कई लोग कहते हैं कि जवानी होती है मजे करने के लिए। मैं आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे एक चीज याद रखना, भाई जवानी नहीं होती मजे करने के लिए, मजे पूरी लाइफ करे जाते हैं, एक एरा को देखते हुए कि एक उम्र को देखते हुए नहीं करे जाते। कभी किसी से बंधना नहीं चाहिए आपको, ये चीज याद रखना। अब मैं ऐसी बातें क्यों बोल रहा हूँ, ये मेरे द्वारा कही गई बातें नहीं है, ये इन्हीं के द्वारा कही गई बातें हैं जो इस टाइम पर 6th सेंचुरी के अंदर इंडियन सबकॉन्टिनेंट के जो फिलोसफर्स या दिग्गज जो लोग पैदा हुए, जो बहुत रिस्पेक्टफुल लोग पैदा हुए, इन्होंने एक ऐसी दिशा देने की कोशिश करी लोगों को कि वो वेव आगे बढ़ती चली गई। रुक भी तो सकता था, एक रीजन तक लिमिटेड भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। ये इस चैप्टर का पूरा एक इंट्रोडक्टरी फेज है, जो आपको कोई इंस्टीट्यूट कोई कुछ नहीं सिखाने वाला, कि बताओ तो भाई ये क्यों आता है हिस्ट्री में चैप्टर यार, ये एकदम से क्यों, हमें इसका पढ़ने से होगा क्या, ये होगा इसको पढ़ने से। एंड यूपीएससी रिस्पेक्ट्स दिस चैप्टर, मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पर जाकर, क्योंकि आज तक कोई क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन हर साल प्रीलिम्स और मेंस के अंदर एक क्वेश्चन तो रिलेटेड होता ही होता है, या बुद्धिज्म या जैनिज्म या दोनों आ जाते हैं, एक क्वेश्चन तो मिनिमम देखने को मिलेगा। जब से इसका पैटर्न चेंज हुआ है 2013 से, ऐसा एक भी साल नहीं गया जब क्वेश्चन रिपीट ना, मतलब आया ना हो, इसमें इस टॉपिक में से रिपीट ना हो। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट? ओके, थैंक यू वेरी मच।